Good morning, students. Welcome to your online class, and I hope you all are doing well or take care of your family and yourself and be positive, but in some aspects, be negative also, right? तो कल हम लोगों ने पढ़ा था NPE 1964 to 66, that was Kothari Commission. And students, please remember one thing, that whether it is Kothari Commission or whether it is NPE 1968, questions आते ज़रूर हैं. ठीक है. अब अगर बात करी जाए NPE 1968 के बारे में, तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि राइट द फीचर ऑफ राइट द मेन फीचर्स ऑफ 1968 और राइट द फीचर्स ऑफ 1968, और उसमें से कोई भी एक टॉपिक उठा के दे दिया कि इस टॉपिक के बारे में लिखिए जो कि आपका NPE में से ही हो, जैसे 3 लैंग्वेज हो गया या कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन हो गया, उस पर आपको शॉर्ट नोट लिखने को आ गया. तो इस तरीके से आपको वेदर इट इज़ कोठारी कमीशन और वेदर इट इज़ NPE और 1986, any kind of education commission it is, you have to learn, you have to read it very thoroughly, you have to remember the short and the small points also, and you have to prepare yourself to write at least 5 to 6 lines on each and every points, राइट. अगर मान लीजिए कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आ गया आपके एग्ज़ाम में, तो आप अपने आप को इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है कि आप उस पर एक शॉर्ट नोट या 5-6 लाइन आप लिख सकें. ठीक है. तो सिर्फ जो है बाहरी चीज़ मत पढ़िएगा, उसके अंदर की चीज़ों को भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा. ठीक है. अब यहाँ पर हम बात करना शुरू करते हैं NPE 1968 की. तो इससे पहले हम लोगों ने जब कोठारी कमीशन पढ़ा था, तो आप सोचे होंगे कि कोठारी कमीशन में तो हम लोग ने ये पढ़ा था कि दैट इज़ द बेस ऑफ Indian education system. Yes, that is the main, you can say that is the main base of education system. But क्या होता है कि जब भी हमारे यहाँ कोई भी पॉलिसी बनती है या कोई भी कमेटी बनती है, उसके द्वारा जो काम किया जाता है, रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता है कि उसके सारे के सारे पॉलिसी, सारे के सारे रिकमेंडेशंस, पॉइंट्स सब उसी साल लागू हो जाए या तुरंत के तुरंत लागू हो जाए. ऐसा नहीं होता है. तो उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हर साल, या हर साल नहीं कह सकते, तो कुछ सालों के गैप में एक नई कमेटी बनती है और जो पिछला काम हुआ रहता है या जो काम नहीं हुए रहते हैं उनको कैरी फॉरवर्ड करती है. ठीक है. तो उसी कैरी फॉरवर्ड के प्रोसेस में ये NPE 1968 बना. जब हमने कल कोठारी कमीशन पढ़ा था, तो उसमें भी हमने कई फीचर्स पढ़े थे. ठीक है. जैसे इक्वालिटी की उसमें बात हुई थी, और सबके लिए एजुकेशन की बात हुई थी, साइंस और इसका मैथ्स वगैरह पे फोकस करने की बात हुई थी. तो इस तरीके के काफ़ी पॉइंट्स उसमें पढ़े थे, जिसमें कुछ पॉइंट्स का इम्प्लीमेंटेशन हो चुका था उस दरमियान, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे रह गए थे जिनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया था. या मतलब कि अगर मान लीजिए कि वहाँ पे हुआ, रिकमेंडेशंस हुए और उसको जब इम्प्लीमेंट किया गया, तो हो सकता है कि उसके रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं आए थे जितना हमें एक्सपेक्टेशन था. तो ये सब जो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाई, उनमें क्या कमियां रह गई कि उतना रिज़ल्ट हमें नहीं मिल पाया. तो ये सब जो एक कह लीजिए जो कमियां हो जाती हैं, उन कमियों को पूरा करने के लिए या बेटर करने के लिए हम कमीशंस का हर 2-3 साल या कुछ सालों के गैप में हम उसका गठन करते हैं. ठीक है. जिससे कि जो काम नहीं हुए हैं उनका वो काम हो जाए. तो उसी दरमियान में ये 1968 बना, जब कोठारी कमीशन ने अपने सारे काम कर लिए थे. ठीक है. तो 29 जून 1966 को कोठारी कमीशन का लास्ट समझ लीजिए डिसॉल्व हो गई थी, यानी उसको रद्द नहीं कहेंगे, उसको ख़त्म कर दिया गया था. यानी कि उसने अपना पूरा काम कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद उसको डिसॉल्व कर दिया गया. फिर उसके बाद 66 में ये डिसॉल्व हो गई. तो 67-68 यानी 2 साल बाद फिर से एक नई पॉलिसी बनाई गई, जो कि एजुकेशन की ही फील्ड में थी, जिसे हम कहते हैं NPE 1968. अब ये जो 1968 बनी है, इसमें
वही सारे रिकमेंडेशंस को कैरी फॉरवर्ड किया गया है जो उस वक्त नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए थे या किसी कारणवश उनमें कमियां रह गई थी, तो उन्हीं को सही करने के लिए ये NPE 1968 का गठन किया गया। तो अब हम देखते हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, The government of India has formulated the national policy on education to promote education amongst India's people. The policy covers basic education to colleges in both rural and urban India. यानी कि अब हमने NPE 1968 में क्या जाना कि यहाँ पे जो एजुकेशन है उसको सिर्फ किसी रूरल एरिया में ही सीमित नहीं किया गया या कह लीजिए कि अर्बन एरिया तक ही नहीं सीमित किया गया। यहाँ पे ये कहा गया कि हम अर्बन एरिया में भी एजुकेशन को पहुँचाएंगे प्लस रूरल एरियाज में भी एजुकेशन को पहुँचाएंगे। Then they say that in this regard, the first national policy on education was broadcast in 1968 by the government of Prime Minister Indira Gandhi, which was recognized by radical restructuring. अब radical restructuring का मतलब क्या हो गया कि radical मतलब बहुत तेजी से काम करना, restructuring मतलब कि कोई चीज को फिर से बनाना, ठीक है। तो रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि एजुकेशन को फिर से स्थापित करने का काम यहाँ पे किया जाएगा। अब यहाँ पे जो मेन पार्ट है यानी इसका 1968 का जो मेन फीचर है उसको अब हम पढ़ना शुरू करेंगे, एक एक करके हम पॉइंट को समझते चलेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर क्वेश्चन लॉन्ग उसमें आता है, लॉन्ग पार्ट में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो आप कोशिश करेंगे कि जितने पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं एटलीस्ट 10 to 15 पॉइंट्स आप उसमें लिखे ही लिखें, ठीक है। और अगर शॉर्ट में आता है तो एटलीस्ट आपको 8 to 10 पॉइंट्स उसमें लिखने ही है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत अच्छे से इसको लिख कर याद करिएगा, तब जाके आपको एक एक पॉइंट क्लियर होंगे। तो पहला जो मेन फीचर यहाँ पे बताए गए हैं, यहाँ पे कई फीचर्स बताए गए हैं, उसमें से जो पहला है वो ये है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। अब कोठारी कमीशन में ये चीज़ नहीं डिस्कस करी गई थी, ठीक। ये अगर आपसे पूछा जाए कि 14 ईयर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया, तो आप कहेंगे कि NPE 1968 से ये कॉन्सेप्ट आया, यानी कि 14 साल तक के सारे बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। तो 1968 के आसपास के जो लोग जो मतलब आपके बड़े बुजुर्ग जो होंगे तो उनमें आप नोटिस करे होंगे कि कोई 4th क्लास तक पढ़ा है, कोई 5th क्लास तक पढ़ा है। तो ये क्या था, ये कंपलसरी एजुकेशन का ही पार्ट था कि भले बच्चा 2nd क्लास तक पढ़े लेकिन उसको पढ़ना लिखना आना चाहिए। तो दिस वाज द रिजल्ट कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो 1968 के बाद यानी 70s के पैदाइश उसमें आते हैं डेट में, तो वो लोग अधिकतर मतलब अगर वो अर्बन एरियाज में रह रहे हैं तब तो चलो ठीक है, अगर रूरल एरियाज में रह रहे हैं तो वो या तो 5th क्लास तक पढ़े होंगे या 3rd या 2nd इस तरीके से पढ़े लिखे होंगे, लेकिन पढ़े लिखे ज़रूर होंगे। तो वो इसी का एक एग्जाम्पल है। फिर इन्होंने थर्ड पॉइंट, जो सेकंड पॉइंट इन्होंने कहा है वो है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस। अच्छा, अब आपको यहाँ पे ध्यान देने की क्या बात है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इज वन कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो अपने में ही एक कॉन्सेप्ट है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ठीक, राइट शॉर्ट नोट ऑन कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन। तो इन सब पे आप अपने आप को ऐसा आपको प्रिपेयर करना है कि आप थोड़ा सा इसमें आधा पैराग्राफ या 1 पेज लिख सकें। तो अब यहाँ पे जो लैंग्वेज डेवलप करने की बात कही गई वो NPE 1968 में ही कही गई कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को हम इसमें अप्लाई करेंगे, यानी हिंदी, इंटरनेशनल और रीजनल लैंग्वेज को हम यहाँ पे बढ़ावा देंगे। फिर यहाँ पे बात आती है इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी की। तो इक्वलाइजेशन की बात यहाँ वहाँ पे कोठारी कमीशन में भी कही गई थी और यहाँ पे NPE में भी कही गई है। यानी हो सकता है कोठारी कमीशन में जब ये बात कही गई तो ये उस लेवल पे
नहीं हो पाया काम जिस लेवल पे इसको होना चाहिए था। बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कमियां हो सकती हैं, सोसाइटी की तरफ से कमियां हो सकती हैं, फंड्स की तरफ से कमियां हो सकती हैं। फंड्स इज अ मेन रीज़न फॉर ऑल दीज फेलियर्स। ठीक है, जो हमारे देश, हमारे समाज में जो फेलियर्स हैं पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ फंड्स की वजह से, क्योंकि इंडिया में फंड्स की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जिसकी वजह से जितना हमें काम करना चाहिए वो हम काम नहीं कर पाते हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि क्यों नहीं कोठारी कमीशन के द्वारा दी गई रिकमेंडेशन का पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो पाया। फिर उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट की बात कही गई। ये कोठारी कमीशन में भी कही गई थी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट, यानी कि अगर किसी बच्चे के अंदर टैलेंट है तो उसको और हम लोग उभारेंगे। फिर एजुकेशन फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ये भी कोठारी कमीशन में कही गई थी कि एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री को हम लोग डेवलप करेंगे, जिससे जो हमारे रूरल एरिया के बच्चे हैं वो भी अपने आप को आगे बढ़ा सकें और उनका जो ग्रामीण क्षेत्र है वो भी बढ़ सके आगे। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर इज़ व्हाट, एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडिया। देन प्रोडक्शन ऑफ बुक। प्रोडक्शन ऑफ बुक का मतलब क्या हो गया कि चूंकि पहले हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा है कि एजुकेशन इन रूरल एंड अर्बन एरिया, यानी दोनों एरियाज में एजुकेशन का हम स्तर बढ़ाएंगे। अब जब स्तर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एजुकेशन का स्तर सिर्फ कहने से तो बढ़ेगा नहीं, बच्चों को बुक्स भी प्रोवाइड करवानी होगी। तो प्रोडक्शन ऑफ बुक यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें दोनों जगहों पे जो बुक की प्रोडक्शन है उसको इतना रखना पड़ेगा कि बच्चों को कमी ना हो। ठीक है, फिर एग्जामिनेशन। भाई एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये किसका पार्ट है, ये इवैल्यूएशन का पार्ट होता है। तो चाहे बच्चा रूरल एरिया में पढ़ रहा हो, चाहे वो बच्चा अर्बन एरिया में पढ़ रहा हो, एग्जामिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बच्चा अपने आप को समझ पाए और टीचर भी बच्चे को समझ पाए कि वो कितना सीख पा रहा है और कितना उसे और सीखना है और किस तरीके से उसको सिखाना है। ठीक, फिर साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये भी बात आपके कोठारी कमीशन में कही गई थी कि हम टेक्नोलॉजी को बढ़ाएंगे, हम साइंस को बढ़ाएंगे, हम रिसर्च वर्क को बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट होने हैं वो एक अच्छे स्तर पे हो सके। फिर यहाँ पे कहते हैं वर्क एक्सपीरियंस एंड नेशनल सर्विसेज। अब वर्क एक्सपीरियंस एंड नेशनल सर्विसेज का मतलब क्या हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेशनल सर्विस में जाएं, जिससे कि हमारा जो एक नेशनलिटी वाली जो एक फीलिंग है वो भी बढ़ती रहे, प्लस ऐसे लोगों को भी हम मौका दें जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, यानी एक्सपर्ट्स लोगों को भी हम शामिल करें हर फील्ड में, एजुकेशन की भी फील्ड में, चाहे वो साइंस की हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की हो। जिनके पास ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस होगा दे विल हैव मोर आइडियाज़ एंड दे विल गाइड द पीपल वेरी वेल। देन सेकेंडरी एजुकेशन। अब सेकेंडरी एजुकेशन की बात यहाँ पे क्यों कही जा रही है, क्योंकि पहले टाइम में क्या था कि जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे उनको बहुत दूर आना पड़ता था पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, पहले मतलब सिर्फ 5th तक क्लासेस स्कूल्स होते थे। तो यहाँ पे ये रिकमेंडेशन दिया गया कि हर क्षेत्र में, यानी हर डिस्ट्रिक्ट में या हर ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए, जिससे कि जो हमारे गांव की जो लड़कियां हैं उनको बहुत दूर ना जाना पड़े, और जो डिस्टेंस की वजह से जिन बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है उनकी भी पढ़ाई ना छूटे। फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात कही गई। यूनिवर्सिटी एजुकेशन का मतलब क्या हो गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे अपने डिस्ट्रिक्ट में ही रहकर पढ़ाई कर सकें और उनको बाहर ना जाना पड़े, और वो अपने घर का भी ख्याल कर सकें, अपना भी, और पढ़ाई का भी पढ़ाई में भी अपना पूरा योगदान कर सकें। फिर उसके बाद यहाँ पे 12th पॉइंट कहा गया है पार्ट टाइम एजुकेशन एंड कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे अपना हो सकता है अपने निजी रीज़न की वजह से, अपने पर्सनल रीज़न की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, या उनका टाइम मैच नहीं करता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट कहा गया कि एक चीज़ हम और कर सकते हैं कि पार्ट टाइम एजुकेशन ऐसे बच्चों को प्रोवाइड करवा सकते हैं जो स्कूल टाइम में अपनी शिक्षा को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी एजुकेशन हम बच्चों को प्रोवाइड करवाएं कि बच्चे अपने हिसाब से, अपने टाइम के अकॉर्डिंग शिक्षा
ले सकें और ऐसा कोई कोर्स कर सकें, जो भी कोर्स उनको करना है, जो भी कोर्स उनको घर बैठे करना है या जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, वो ऐसे कोर्स कर सकें। ऐसे पूरे उनको चांसेस हम प्रोवाइड करवाएंगे। फिर यहाँ पे 13th पॉइंट कह रहे हैं स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड एडल्ट एजुकेशन। स्प्रेड ऑफ लिटरेसी का मतलब क्या हो गया कि साक्षरता का हम जितना ज़्यादा प्रमोशन करेंगे उतना ज़्यादा लोग जागरूक होंगे और उतने ही ज़्यादा लोग कंट्रीब्यूट करेंगे अपने आप को, यानी कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और जब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे तो इसका मतलब एनरोलमेंट भी हमारे यहाँ बढ़ेगा। और फिर यहाँ पे एडल्ट एजुकेशन की बात कही गई है। एडल्ट एजुकेशन का मतलब क्या हुआ, जो 40 से 45 साल के लोग हैं या उससे भी ऊपर के लोग हैं, वो अगर अपनी शिक्षा को शुरू करना चाहते हैं तो वो शिक्षा अपनी शुरू कर सकते हैं, यानी किसी भी क्षेत्र में अगर वो पढ़ाई करना चाहते हैं लेट एज में तो भी वो उनके लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं। फिर इन्होंने कहा गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में बात करी। तो इस कमीशन का ये कहना था कि सिर्फ हमें पढ़ाई पे फोकस नहीं करना है, यानी पढ़ाई इन द सेंस सिर्फ बुक पे ही फोकस नहीं करना है, हमें गेम्स पे भी फोकस करना है, हमें स्पोर्ट्स पे भी फोकस करना है, जिससे कि हमारे बच्चे खेल जगत में भी अपना नाम रोशन कर सकें और प्लस उनकी जो फिज़िकल एक पर्सनालिटी है वो भी ग्रोथ हो सके। ठीक है, इसी का गेम्स एंड स्पोर्ट्स का ही एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं जो कि मोदी सरकार ने शुरू किया था, खेलो इंडिया खेलो। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि खेलो इंडिया खेलो के तहत बहुत सारे आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना उनका जो फेवरेट गेम है या स्पोर्ट्स है या स्पोर्ट्स की लाइन में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस खेलो इंडिया खेलो स्कीम के तहत वो अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। तो बेसिकली ये आज की स्कीम नहीं है, ये 1968 की ही स्कीम है, यानी शुरुआत पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम की ही ये स्कीम चलती चली आ रही है। फिर यहाँ पे कहते हैं एजुकेशन फॉर ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी जो बैकवर्ड क्लासेस के बच्चे हैं या लोग हैं उनको भी हम एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे, जिस तरीके से अदर कैटेगरी के लोगों को हम एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। फिर यहाँ पे द एजुकेशन स्ट्रक्चर की बात हुई। एजुकेशन स्ट्रक्चर क्या हो गया, पहले क्या था 10+2+3, अब हो गया 5+3+3+4। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है इसको इस्टेब्लिश करने की बहुत ज़रूरत है, यानी हर राज्य में इसको इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। इसीलिए धीरे धीरे आपने पढ़ा होगा कि धीरे धीरे ये जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है उसे हर राज्य ने स्वीकार किया। ठीक है, फिर यहाँ पे बेटर ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर। अब ये बहुत मेन पॉइंट है, यानी कि टीचर जब तक कैपेबल नहीं होगा, उसके पास नॉलेज नहीं होगी तो वो बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। ठीक है, अब बच्चों को अब टीचर की कैसे नॉलेज बढ़ा सकते हैं या उसको किस तरीके से प्रेजेंट टाइम से अपग्रेड कर सकते हैं, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा के। तो ये बहुत ज़रूरी है कि टीचर का क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है, प्लस उसको ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक उसको पढ़ाने का तरीका नहीं आएगा, उसको चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तब तक वो बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। जब तक टीचर एक टीचर बच्चे को और उसके कॉलेज को अपना नहीं समझेगा, तब तक वो पढ़ा सही से नहीं पाएगा और ना ही बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया है इसकी जानकारी नहीं रखेगा, तब तक उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए ये सारी चीज़ें टीचर पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती हैं कि उसका एटीट्यूड टूवर्ड्स द कॉलेज, टूवर्ड्स द चिल्ड्रन किस तरीके का है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि एजुकेशन स्पेंडिंग टू इंक्रीज 6% ऑफ जीडीपी। पहले क्या था, पहले जो जीडीपी होती थी उस यानी जो हमारा नेशनल इनकम का जो पार्ट है उसका जो परसेंट यानी एजुकेशन फील्ड में जो जाता था वो सिर्फ 3% था और 3% ऑफ जीडीपी इज़ वेरी लेस। तो यहाँ पे कहा गया कि भाई एजुकेशन हमारे समाज का एक मेन पार्ट है, अगर हम उसी को डेवलप नहीं करेंगे तो हम किस तरीके से बच्चों को और हमारे समाज को डेवलप कर पाएंगे जब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर परसेंट बढ़ाया गया, 3% से 6% करा गया, जिससे कि ज़्यादा हमें फंड्स मिल सके और जो डेवलपमेंट होना है उसे भी हम सही तरीके से कर सकें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट NPE 1968। आपको क्वेश्चंस मिलेंगे
short questions मिलेंगे. You have to, it will be based on these notes only and this lecture only, and you have to solve it. एंड आई होप कि आपको NPE 1968 अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा. आई विल रिपीट माई सेल्फ वंस अगेन दैट यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी पॉलिसी, ईच एंड एवरी कमीशन इन अ वेरी थॉरो वे. ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस में भी इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं और शॉर्ट में भी आ सकते हैं. तो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ इन एवरी एस्पेक्ट. थैंक यू क्लास. आई होप कि आपको ये आज की जो क्लास है वो सही लगी होगी और समझ में आई होगी. एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू क्लास.